हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। यदि आप डेली की जो करंट अफेयर्स की मेरे क्लासेस है उसको नहीं देख पा रहे हैं और आपके पास समय की थोड़ी कमी है, तो आज आपके लिए लेके आया हूं मैं साप्ताहिक जो समसामयिकी या जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है जो 1 से 5 अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बने उन सबको हम एक एक करके इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को लास्ट तक रहेंगे तो सारी चीजें हम रिवाइज कर देंगे और सारे जो इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट हैं वो आपको विद इन 10 या 20 मिनट्स में आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएगी। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि लास्ट तक बने रहेंगे तो इस तरह से समझाऊंगा कि एक भी कंसेप्ट आप भूलेंगे नहीं और सबसे इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी आपके लिए। सबसे पहले जो अभी का जो सबसे फेमस क्वेश्चन था कि सम्राट संप्रति का अभी हाल ही में संग्रहालय स्थापित किया और जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे। ठीक है, तो सम्राट संप्रति कौन थे? ये किस साम्राज्य से रिलेटेड थे? मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे। किससे? मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे। और ये कौन थे? ये जैन थे। तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे और जैन थे। ठीक है, तो अभी हाल ही में महावीर जयंती बनाई गई थी, आपको पता है कितने तारीख को? 31 मार्च को। ठीक है, तो उस दिन इनका क्या किया, गांधीनगर जो गांधीनगर है उसमें सम्राट संप्रति संग्रहालय के उद्घाटन किया गया। तो दो तीन चीजें हम इसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद कौन आया था? बिंदुसार। कौन आया था? चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद आया था आपका अशोक। और ये कौन था? ये अशोक का पोता था। और अशोक का पोता जिसका क्या नाम था? अशोक के पोते थे कौन थे? सम्राट संप्रति। ठीक है, तो अशोक की तीसरी वाइफ थी, उसका नाम था पद्मावती। और पद्मावती का लड़का क्या नाम था? कुणाल। पद्मावती का लड़के का नाम क्या था? कुणाल। और कुणाल का पुत्र कौन था? सम्राट संप्रति। कौन था? सम्राट संप्रति। ठीक है, तो ये एकदम है ना, आपको पता होगा अशोक किस धर्म से रिलेटेड था? बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। और जो सम्राट संप्रति है वो एकदम कट्टर जैन धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, इसके कारण जैन धर्म ऐसा माना जाता था, ये मतलब जैन धर्म का अशोक माना जाता था। जिस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया था, संप्रति ने वैसे ही मतलब जैन धर्म के लिए इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। और जैन धर्म के मूल सिद्धांत की बात करें तो आपको अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, सत्य और अस्त्य आपको देखने को मिलते हैं। ये 5 जो आपको इंपॉर्टेंट जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत है ये भी याद कर सकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईएनएस दूनागिरी और प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ फ्रिगेट। ठीक है, तो आईएनएस दूनागिरी क्या था और प्रोजेक्ट 17 ए क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार ये एग्जाम में आता रहता है। प्रोजेक्ट 17 ए में क्या कि 7 इस तरह से फ्रिगेट, तो पहला शब्द का मतलब फ्रिगेट का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। जो आपको पता होगा बड़ी सी जब जहाज चलती है ना, तो उसके साइड में जो छोटी छोटी जहाजें चलती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें फ्रिगेट बोला जाता है। ठीक है, वो अचानक किसी पे भी अटैक कर सकती है। ठीक है, तो बड़ी जहाज में तो सामान होता है, कंटेनर होता है, लेकिन वो फ्रिगेट होती है वो एकदम फुल, ऐसा सोचो ना, मतलब छोटा सा बारूद लेके चलती है ऐसा, वो छोटा डॉन चलता है ना साथ में। ठीक है, तो वैसे ही ये चलते हैं। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट 17 ए के तहत आपको पता 7 फ्रिगेट आनी थी इंडिया में। तो इसमें सबसे पहले कौन सी थी? नीलगिरी। क्या नाम था? नीलगिरी। दूसरा क्या नाम था? हिमगिरी, ये ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है। तीसरा क्या नाम था? उदयगिरी, ये भी आ चुकी है। और चौथे नंबर पे कौन थी? तारागिरी। तारागिरी पिछले महीने में मतलब कमीशन हो गई थी। और 5वें नंबर पे अब कौन आई है? दूनागिरी। ठीक है, तो अभी और पेंडिंग कौन कौन सी है? 6ठे नंबर पे आप देखने को मिलेगी अभी विंध्यागिरी। कौन सी? विंध्यागिरी। और 7वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगी महेंद्रगिरी, ये भी जल्दी आपकी कमीशन होने वाली है। ये 5 तो हो गई है और छठी और 7वीं जल्दी कमीशन होने वाली है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 17 है जिसे याद रखना। और जब इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? GRSE कोलकाता के द्वारा आईएनएस दूनागिरी का निर्माण। और इसकी डिजाइन की बात करें तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसको डिजाइन किया गया। और इस पे ब्रह्मोस रख सकते हैं, MRSA में रख सकते हैं, MF स्टार रडार जैसे उन्नत हथियार प्रणाली है उससे ये लेस रहती है। मतलब एकदम छोटी सी चीज है लेकिन फुल एकदम मटेरियल है। ठीक है, तो ये याद रखना प्रोजेक्ट 17 है। और भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पे? और अमरावती जो क्वांटम वैली है, तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर कौन लॉन्च कर रहा है? ये कर रहा है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन सा शहर आपका देखने को मिलता है? अमरावती। आपको पता है क्वांटम वैली के, अब हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? सिल्वर वैली, मतलब सिल्वर वैली, हाँ सिल्वर वैली के नाम से जाना जाता है। वैसे अमरावती को आने वाले समय में किस नाम से जाना जा सकता है? क्वांटम वैली के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो अब ये क्वांटम कंप्यूटर इंडिया का पहला लॉन्च कहाँ पे हो रहा है? अमरावती में। बस आपको यही कंसेप्ट याद रखना है यहाँ से। उसके अलावा बात करें एग्री यार्ड 4206। ठीक है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जिसका नाम क्या था? एग्री। क्या नाम था? एग्री, जिसका वो क्या करती है? सेलो वाटर क्राफ्ट होती है और एंटी सबमरीन होती है। इसका उद्देश्य रहता है कि दुश्मन की जो पनडुब्बियां हैं उनको पता लगाकर उन्हें नष्ट करना और जो तटीय सुरक्षा है उससे और ज्यादा मजबूत हो। और ये भी किसके द्वारा निर्माण की गई? GRSE कोलकाता के द्वारा। याद, तो याद करना एग्री यार्ड 4206
ये जो दुश्मन की जो पनडुब्बी है उसको पता लगा के नष्ट कर दिया, ठीक है। और हाल ही में चर्चा में रहा वर्कला। तो वर्कला क्या था, जो संयुक्त राष्ट्र की 20 जो सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहले उसमें शामिल होने वाले इंडिया का एकमात्र बीच था, जिसका क्या नाम था, वर्कला। अपने आप में बहुत एक शानदार बीच है वर्कला का बीच, कभी मौका मिले तो जिंदगी में जरूर जाइएगा, ठीक है। और इस पर जो कचरा प्रबंधन और जो नवाचार है उसके उसके कारण ये बेस्ट जो 20 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट है उसके कारण उसकी लिस्ट में आया है कौन, वर्कला बीच। और अभी चर्चा में रहा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 संशोधन हुआ और एकमात्र राज्य राजधानी घोषित करने जा रहा है अमरावती को कौन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इससे पहले आपको पता आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद थी और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद थी। तो ये 10 साल तक इनका कोऑर्डिनेशन था कि 2010 से 2024 के बीच में हम ऐसे रखेंगे। लेकिन बीच में ऐसा चल रहा था कि हम आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी सुनने को मिली थी, अमरावती, आपको विशाखापट्टनम और कुर्नूल देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जो वर्तमान की गवर्नमेंट वो ये की चाह रही है कि अमरावती को हमारी कैपिटल बनाई जाए। तो शायद 2 जून 2024 से ये लागू हो सकता है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र कैपिटल बन सकती है। उसके अलावा बात करें तो दुर्लभ जो सफेद अल्बिनो हिमालय तार है वो अभी हाल ही में जो कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, वो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिले है उसमें देखने को मिला था, ठीक है। तो हिमालयन तार बहुत आपने सुना हुआ बकरी जैसा होता है, वैसे वो नॉर्मली वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन अभी एक सफेद अल्बिनो, अल्बिनो मतलब एक रंजक होता है जिसके कारण उसका कलर व्हाइट हो जाता है। तो वो सफेद अल्बिनो हिमालयन तार अभी देखा गया था कहाँ पे, कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा जो सैटेलाइट सेवा है, जो सैटेलाइट से इंटरनेट लेना, मतलब जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है उसको, मतलब तीसरा राज्य कौन सा बन गया जिसने इसमें भागीदारी, सबसे पहले महाराष्ट्र था, उसके बाद गुजरात ने सेवाएं ली थी, और जो मेघालय है वो तीसरा जो हो गया वो स्टारलिंक से सेवाएं लेगा, मतलब स्टारलिंक से डायरेक्ट अपना इंटरनेट एक्सेस करेगा, जिससे इसके जो दूर दराज क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, उसमें और ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। और उसके अलावा चर्चा में हाल ही में E20 ईंधन। E20 ईंधन का मतलब होता है इसमें 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है। तो आपको ये सीधा कॉम्बिनेशन याद रखना 20 और 80 का, ठीक है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस आपको कंसेप्ट रिवाइज करना है, जैसे आप मतलब इसकी पूरी डिटेल्स तो मैंने क्लासों में दे रखी है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट एक बार याद करेंगे तो ये सारी चीजें आपके कवर हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है अभी हाल ही में अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे क्या, ये क्या, इसका क्या मतलब रहेगा, ये जितनी भी जो अंतरिक्ष से रिलेटेड कंपनियां होगी उनको ये फंड करेगी, ठीक है। कौन करेगी, सिडबी, ठीक है। वही बात करें सिडबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है, और इसके फुल फॉर्म आपको पता होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। तो ये जो अभी अंतरिक्ष के फील्ड में जो भी कंपनियां काम करेगी उनको यदि फंड की जरूरत होगी तो ये इसने अपना अलग से वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा। और ये भारत का पहला समर्पित स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड भी है। तो मतलब भारत में ऐसी पहली पहल हुई है कि जो स्पेस के सेक्टर में जो कंपनियां काम करेंगी उनको हम पैसे देंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज अभी हाल ही में सिडबी ने की है, ठीक है। उसके अलावा बात करें अश्विनी भिड़े, ये नाम जरूर याद रखना, और 200% किसी और किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 160 साल बाद जो ब्रित मुंबई कॉरपोरेशन है उसमें पहली महिला आयुक्त बनी थी, कौन, अश्विनी भिड़े। और उसके अलावा बात करें दिल्ली की जो लखपति बिटिया योजना है, ये भी हाल ही में चर्चा में रही थी। तो इसके तहत क्या होता है, 60,000 के रुपए मतलब लड़कियों के खातों में जमा कराए जाएंगे, वो लगभग 1.2 लाख रुपए के आसपास, जब तक वो ग्रेजुएशन कर लीजिए तो उनके अकाउंट में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लाडले जो इससे पहले जो इनकी लाडली योजना थी उसे कोई अभी ट्रांसफर करके लखपति बिटिया योजना या लखपति बेटी योजना किसकी है, दिल्ली सरकार की, याद रखना, सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। और जो डीजीसीए के नए प्रमुख कौन बने, वीर विक्रम यादव, VVY, ठीक है। वीर विक्रम यादव अभी कौन बने, डीजीसीए मतलब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बनाए गए। और इन्होंने किसका स्थान लिया, जो फैज अहमद किदवई है उसका। ये डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, आपको सीधे ऐसे याद रखने एग्जाम में, ठीक है। और उसके अलावा अभी पता है आपको भावसागर रेफरल सेंटर अभी लॉन्च किया गया या उसको स्थापना की गई। तो ये एक्चुअली में क्या काम करेगा, जो जितनी भी मरीन से रिलेटेड है, मरीन का मतलब जो सी से रिलेटेड चीजें हैं, समुद्र से रिलेटेड जितनी भी जैव विविधताएं हैं उनको संरक्षण करेगा, उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेड है, उनसे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं उनको ये भावसागर रेफरल सेंटर, मतलब आपको सोच को कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आपको सी देखने को मिल सकेगी, ठीक है। इसको स्थापित जो जैविक विविधता अधिनियम 2002 है उसके तहत इसे स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे जो गहरे समुद्र की जो जीवन संरक्षण, अध्ययन और जो दस्तावेजीकरण है उसको इसमें रखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा चर्चा में हाल ही में संशोधक यार्ड 3028, ये भी एक सर्वे वेसल है, और ये प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है जिसे गार्डन रिच एंड GRSI कोलकाता के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, संशोधक। इससे पहले इन 3 कौन कौन से थे, तो वो बात करें संध्या
संध्याक पहला था, उसके बाद कौन सा था, संध्याक के बाद आता आपका निर्देशक, क्या नाम था, निर्देशक, और तीसरा नाम था इक्सक, ठीक है, क्या नाम था, इक्सक, और चौथे नंबर पे अभी कौन सा आया था, संशोधक। तो ये चार चीजें याद रखना। जो सर्वे वेसल होता है उसके चौथा अभी कौन सा है, संशोधक। इससे पहले कौन सा था, संध्याक, निर्देशक, इक्सक, और चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलता है संशोधक। और ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था, GRSI कोलकाता के द्वारा। हाल ही में भूकंप प्रकाश देखने को मिलता है और INS हरिधमान चर्चा में रहा था, ठीक है। तो भूकंप प्रकाश क्या, आपने सुना होगा, नॉर्मल कभी भूकंप आता है तो उससे आकाश में लाइटें देखने को मिलती है, मतलब जैसे भूकंप आया और आकाश में लाइट दिखने लगी, तो ये घटना किसके कारण होती है, जो चट्टान होती है उसमें जो विद्युत आवेश निकलते हैं वो वायु से आयोनीकरण होते हैं। जैसे चट्टान हुए उससे उसमें जो आवेश निकलते हैं और वो जैसे वायु के संपर्क में आते हैं तो उससे वो आयनीकरण आयोनाइजेशन हो जाते हैं और जिससे ये प्रकाश की घटना आपको देखने को मिलती है। ये हाल ही में आपको जो आपका तुर्की और जो ग्रीस है उसके आसपास के जो रीजन है उसमें देखने को ये मिली थी घटना, ठीक है। और उसके अलावा बात करें जो INS अरिधमान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। INS अरिधमान, जो INS की जो अरिहंत क्लास है उसके तहत ये तीसरा जहाज का निर्माण किया गया था। जो INS की अरिहंत सीरीज है उसके तहत INS अरिधमान का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आपको पता है कि हमारे पास जो भी परमाणु शक्ति होती है वो हम एयर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और सरफेस से भी एयर में टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वाटर से कैसे करेंगे, ये इसका काम करने के लिए INS अरिधमान आएगा। तो इससे पहले दो और थे, INS अरिहंत, क्या नाम था, INS अरिहंत और अरिघात, क्या नाम था, अरिहंत और अरिघात। और इसके बाद तीसरा कौन है, INS अरिधमान, ठीक है। ये तीनों का यही काम रहेगा कि ये समुद्र से भी जो अपना परमाणु अटैक है वो कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी दुनिया के किसी कोने में भी ये डायरेक्ट जो अपना न्यूक्लियर क्षमता है उसको, डायरेक्ट परमाणु क्षमता को और ज्यादा मजबूती देगा और न्यूक्लियर अटैक कहीं भी कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है INS अरिधमान, ठीक है। और जो वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है उसमें भारत अभी तीसरे स्थान पे आ गया है। इससे पहले चौथे स्थान पे था और अभी हाल ही में तीसरे स्थान पे आएगा। और इंडिया का 2030 तक टारगेट क्या है, 2030 तक टारगेट है कि 500 गीगावाट की हम एनर्जी पैदा करेंगे। और अब प्रेजेंट में आपको बता दूं अभी 250 गीगावाट के पास हम उत्पादन कर रहे हैं। अगले 3 या 4 साल में हम इसको 500 तक ले जाने की पूरी ट्राई रहेगी, ठीक है। और वही बात करें जनगणना 2027 के जो प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक को जो डिजिटल जनगणना है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये भी डायरेक्ट आपको एग्जाम देखने मिल सकता है। उसके अलावा मिशन मित्र, जो मिशन गगनयान के लिए अभी शुरू किया गया है, तो मिशन मित्र का मतलब यही है, अभी कहाँ पे स्टार्ट किया गया, लद्दाख में स्टार्ट किया गया। तो लद्दाख आपको पता है मतलब उसका टेरेन जिस तरह से है वैसा ही अंतरिक्ष का मतलब वैसा ही टेरेन अंतरिक्ष में देखने को मिलता है। तो वो सारी चुनौतियों को मतलब पहले से झेलने के लिए लद्दाख में अभी मिशन मित्र शुरू किया गया, जिसके तहत जो भी वैज्ञानिक है या अंतरिक्ष यात्री है उनको मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह से मजबूत और किया जा सकता है कि भी यही सिचुएशन आपको वहां देखने को मिल रही है। तो इससे पहले आप कम से कम टेस्ट मैच यहाँ पर, ट्राई मैच यहाँ खेल लो और जो मेन मैच है वो वहां पे खेल लेना, ठीक है। तो मिशन मित्र कुल मिला के एक आपका ट्राई मैच हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा बात करें जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है यशोदा और कृष्णा की, जो यही पेंटिंग आपको देखने को मिली है, जो भारत की सबसे महंगी पेंटिंग थी और ये कितने में बिकी, 167 करोड़ में बिकी और भारत की सबसे महंगी पेंटिंग है। और ये किसने तोड़ा था पता है, ये किसने खरीदी थी, सीरम इंस्टीट्यूट का जो पूना वाला ग्रुप है उसने अभी इसने खरीदी। और पूना वाला ग्रुप आपको पता ही होगा, उसने अपने लिए जो कोविड की वैक्सीन है वो भी बनाई थी, ठीक है। और जो खेलो इंडिया अभी हाल ही में जनजातीय खेल आपको छत्तीसगढ़ में हुए थे वो अभी खत्म हुआ और कर्नाटक ने इसमें टॉप किया था। काम कितने गोल्ड मेडल, 23 गोल्ड मेडल के साथ कर्नाटक ने इसमें टॉप किया था, ठीक है। इसका मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ था और वो खुद 9वें स्थान पे रहा था और दूसरे स्थान पे आपको देखने को मिला था ओडिशा, ठीक है। पहले पे कौन था, कर्नाटक, और दूसरे पे आपको ओडिशा देखने को मिला था। और जो टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, सुधा मूर्ति के द्वारा। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रो मुराल्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी सुधा मूर्ति ने, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आपके सामने डिस्कस किए। आशा करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।